दोस्तों आज पेश है मौत की अंगूठी। ये कौन चित्र है? बहुत समय पहले की बात है। भीमकपुर राज्य में सूर्यकांत नाम का राजा राज करता था। उसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था चंद्रकांत, जो अपने गुणों वाला जो शुद्ध गुणों वाला था। काली माँ का सच्चा उपासक था। जय काली माँ मुझे शक्ति दे। चंद्रकांत से न कोई भी प्रथम बार मिलता तो उसे प्रभावित हो जाता। उसे भीमकपुर की प्रजा बहुत चाहती थी। राजा सूर्यकांत का दूसरा पुत्र था निशिकांत। वह कठोर और दुष्ट प्रवृत्ति का था, साथ ही पक्का नास्तिक भी था। वह हर समय राग रंग की महफिल मदिरा नशे में डूबा रहता था। मैं किसी भगवान की पूजा क्यों करूँ? कौन होता है भगवान? मैं किसी के आगे अपना मस्तक क्यों झुकाऊं? उसके दुष्ट स्वभाव के कारण राजमहल की दासियां उससे बहुत डरते थे। सूर्यकांत अपने बड़े पुत्र से बहुत प्रभावित था। चंद्रकांत बहुत ही मेघावी, साहसी, सद्व्यवहार वाला है। मेरे बाद भीमकपुर का राजा चंद्रकांत हमारे कुल का चार चांद लगाएगा। चंद्रकांत के स्वभाव से प्रसन्न होने वाला सूर्यकांत निशिकांत के व्यवहार से बहुत दुखी रहता। एक रात निशिकांत राजनर्तकी कोमंगली के यहाँ से राजमहल लौटा। क्या बात है गुप्तचर, तुम इस समय बदहवास से पिताजी महाराज के कक्ष की ओर क्यों जा रही हो? बात ही कुछ ऐसी है राजकुमार। हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए विशालपुर का राजा हरि सिंह अपनी विशाल सेना के साथ भीमकपुर की ओर कूच कर रहा चुका है। ओह, वास्तव में यह सूचना तो बहुत बुरी है गुप्तचर, देरी न करो, जल्दी ही जाकर पिताजी महाराज को सूचना दो। जी राजकुमार। इतना कहकर गुप्तचर तेजी से सूर्यकांत के कक्ष की ओर बढ़ गया। उधर निशिकांत अपने कक्ष में जाकर सोचने लगा, राजा हरि सिंह बहुत शक्तिशाली राजा है। उससे युद्ध करना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर उससे युद्ध हुआ तो उस अवस्था में मुझे भी युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं युद्ध भूमि में जाकर अपने प्राण संकट में क्यों डालूं? क्यों ना कोई ऐसा बहाना बनाऊं जिससे मुझे युद्ध करना ना जाना पड़े। दूसरी ओर राजा सूर्यकांत के कक्ष में गुप्तचर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सूचना है जिसे बताने के तुम इस रात्रि के इस पहर आना पड़ा? गुप्तचर ने सूचना पाकर सूर्यकांत बुरी तरह चौंक पड़ा। विशालपुर का राजा हरि सिंह हमारे पर आक्रमण करने के लिए कूच कर चुका है। उसे दुर्गा माँ का यह वरदान मिला हुआ है कि वह युद्ध भूमि में उसका सिर कट कर गिरा तो वह उस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। तब पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं बचेगा। इस डर से उससे युद्ध करने की कोई राजा सोचता तक नहीं। क्यों न मैं उससे युद्ध न करूं? इस बात उसके दिल गवार नहीं किया। नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, भला किसी आक्रमणकारी से युद्ध न करके अपना सिर नीचा कैसे कर सकता हूँ? परिणाम जो भी हो, अब तो हर हाल में हरि सिंह से युद्ध करना होगा। अगले दिन उसने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया। सुनो, विशालपुर का राजा हरि सिंह भीमकपुर पर आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल सेना सहित भीमकपुर की ओर कूच कर चुका है। महाराज सूर्यकांत का आदेश है कि राज्य के सभी योद्धा, नायक, सेनापति, राज परिवार के साथ सभी कल दोपहर तक राज्य की सीमा में युद्ध भूमि में पहुंच जाएं। याद रहे, जो भी युद्ध भूमि में समय पर नहीं पहुंचेगा उसे मृत्युदंड देने गर्म तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। उधर राजकुमार निशिकांत का विशेष सेवक राजा सूर्यकांत के पास पहुंचा। महाराज, राजकुमार निशिकांत की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ निशिकांत को? महाराज, कल रात से उसके पेट में दर्द उठ रहा है और सारी रात वह शयन कक्ष में मछली की तरह तड़पते रहे। आज सुबह उससे हंस करके शैया से नीचे उतरना चाहा, चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ओह, तब तो लगता है निशिकांत की अवस्था बहुत खराब है। मैं अभी राजवैद्य को निशिकांत के पास पहुंचाता हूँ। कुछ देर बाद राजवैद्य निशिकांत के कक्ष में प्रवेश किया। आह, देखिए राजवैद्य जी, दर्द के कारण राजकुमार का क्या बुरा हाल है। राजवैद्य ने आगे बढ़कर निशिकांत का नाड़ी का निरीक्षण किया। ओ, यह तो मर गया है। नाड़ी का निरीक्षण करने से राजवैद्य ने सूर्यकांत से कहा, महाराज, राजकुमार की नाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। नाड़ी के अनुसार तो इसके कोई रोग नहीं होना चाहिए। हाय, मर गया। राजवैद्य की बात सुनकर निशिकांत बुरी तरह कराता हुआ बोला, राजवैद्य जी,
यहाँ दर्द के मारे मेरी जान पर बनी। आप कह रहे हैं कि मुझे कोई रोग नहीं है। राजकुमार, यह मैं नहीं कह रहा, नाड़ी कह रही है। राजवैद्य ने निराशा से सूर्यकांत से कहा, क्षमा करिए महाराज, जब मेरी समझ में राजकुमार का कोई रोग आया ही नहीं तो मैं इसका उपचार क्या करूं। इतना कहकर सूर्यकांत को प्रणाम करके राजवैद्य कक्ष से बाहर निकल गया। सूर्यकांत ने ध्यान से निशिकांत को देखा। ओह, राजकुमार प्रतिदिन अधिक मदिरापान करता है। हो सकता है इसी कारण इसके पेट में तीव्र पीड़ा हो रही हो। यह सोचते हुए उसने निशिकांत से कहा, राजकुमार, तुम्हें 1 सप्ताह तक शयन कक्ष पर लेटे रहना, आराम करो। क्या पता आराम करने से तुम्हारा पेट की पीड़ा समाप्त हो जाए। ओह, निशिकांत चूंकि बीमार था नहीं, फिर भी चेहरे पर अधिक पीड़ा के भाव लाकर सूर्यकांत से बोला, क्षमा करें पिताजी महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे समय में शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करने आ रहा है और मैं ऋण होकर सैया पर पड़ा हूँ। इस समय मुझे युद्ध भूमि में होना चाहिए था। सूर्यकांत ने उसे दिलासा देते हुए बोला, बेटा इस प्रकार दुखी न हो, तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके कभी कई बार आएंगे, तब तुम मन की तन बंधन से देश की सेवा करोगे। निशिकांत को इस प्रकार सतावना देकर सूर्यकांत उसके पास से चला आया। अपनी योजना पर इतनी आसानी से सफल होने पर निशिकांत खुश था। आह, कितनी चालाकी से मैंने पिताजी महाराज को बुद्धू बनाया। जब सारी सेना युद्ध में प्राणों की बाजी लगाने दुश्मनों की सेना से लड़ेगी तब मैं आराम से सैया पर चैन से नींद सोऊंगा। उधर अगले दिन प्रातः युवराज चंद्रकांत अपने काली माँ की आराधना की। माँ काली, आज मैं देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे विजय मिले। पुष्पजलि ने काली माँ के चरणों में अप्रत चंद्रकांत ने कटार से अपने अंगूठे पर चीरा लगाया और तत्पश्चात उसने खून से काली माँ का तिलक किया। आह, अब मुझे दर्शन दो माँ। अगले ही पल साक्षात काली माँ उसके सामने प्रकट हुई। चंद्रकांत, मैं जानती हूँ युद्ध भूमि में आज तेरा मुकाबला उस राजा से हो, हरि सिंह से होगा। जिस हरि सिंह ने मेरी बहन दुर्गा ने ऐसा चमत्कारिक वरदान दिया है कि जिसे सारी पृथ्वी पर प्रलय आ सकती है। हरि सिंह को दुर्गा का वरदान प्राप्त है, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। ले यह तलवार ले, यह तलवार हरि सिंह का काल बनेगी और इस तलवार से तुम हरि सिंह की गर्दन पर वार करना। उसकी गर्दन कटकर पृथ्वी पर नहीं गिरेगी, वह वायुमंडल में ही उड़ती रहेगी। इस प्रकार हरि सिंह का वध भी हो जाएगा और पृथ्वी पर प्रलय भी नहीं आएगी। इतना कह काली माँ चंद्रकांत को तलवार दी और अंतर ध्यान हो गई। जब चंद्रकांत अपनी माँ महारानी सुदक्षिणा के पास आया, माँ मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू पहली बार युद्ध के लिए जा रहा है, इसलिए बेटा युद्ध में डरना मत। अगर तू डर गया तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। और याद रखना, अक्सर युद्ध कर लड़ते समय तेरे प्राण भी चले जाए तो तू परवाह न करना, हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त होना। माँ मैं युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए तुम्हारी कई बातों को अवश्य ध्यान में रखूँगा। तो जाओ बेटा, जल्दी से युद्ध भूमि में पहुँचो, ऐसा कहीं ऐसा ना है तुम्हें युद्ध भूमि में पहुँचने में देर हो जाए। तब चंद्रकांत माँ से विद्यालय के कक्ष से बाहर निकला। तब जल्दी से युद्ध भूमि पहुँच जाना चाहता था, इसलिए तेजी से पग बढ़ाने लगा। जब वह निश्चिंत के कक्ष से बाहर से गुजरा, चंद्रकांत भैया, चंद्रकांत ठिनक कर रुक गया। यह निशिकांत की आवाज़ है। इस समय वह वर्ण होकर सैया पर पड़ा है, कहीं उसकी तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। यह सोच मुड़कर निशिकांत के कक्ष की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसके कक्ष में प्रवेश किया, निशिकांत कराता हुआ बोला, आह भैया, मेरे पेट में पीड़ा हो रही है, कुछ देर मेरे पास आकर बैठो, मेरे दिल में बहुत शांति मिलेगी। अच्छा निशिकांत। चंद्रकांत उसकी सैया के पास बैठ गया। उसने सिरपुर निशिकांत से बोला, निशिकांत तुम्हारा माथा दबा दूं, तुम्हें आराम मिलेगा। इतना कहकर चंद्रकांत निशिकांत का माथा दबाने लगा। आंखें मूंद कर लेटा धूर्त निशिकांत मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बोले, भाले चंद्रकांत को मैंने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ रोक लिया। अब तो जब दोपहर के बाद युद्ध भूमि में पहुँचेगा तो नियम अनुसार देरी से युद्ध भूमि में पहुँचने वाले चंद्रकांत को उल्टे तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार भीमकपुर का राजा बनने का मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी ओर चंद्रकांत सोच रहा था, लगता है माथे दबाने से निशिकांत काफ़ी आराम मिला है, अब वह सो गया है, कुछ देर उसका माथा दबा लूँ, यहाँ से चलूँगा। और बहुत देर तक निशिकांत का माथा दबाने के पश्चात निशिकांत गहरी नींद सो गया। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यह सोचकर जैसे ही शयन से उठा, भैया
तुमने मेरा माथा दबाना बंद क्यों कर दिया? मुझे आराम मिल रहा था, कुछ देर और मेरा माथा दबा दो ना। यह सुनकर निशिकांत ने माथा दबाने लगा। इस प्रकार चंद्रकांत दोपहर होने तक निशिकांत का माथा दबाता रहा। अब अजब दुविधा में फंसा हूँ मैं। निशिकांत को इस अवस्था में छोड़कर युद्ध भूमि में कैसे जाऊँ? अब दोपहर भी हो गई है। युद्ध भूमि में देर से पहुँचने का दंड अब मुझे अवश्य ही मिलेगा। आंखें मूंदा लेटा निशिकांत सोच रहा था, दोपहर हो चुकी है, अब मेरा काम बन गया, इसलिए मैं चंद्रकांत को छुट्टी दे देनी चाहिए। अतः उसने आंखें खोलकर चंद्रकांत से कहा, भैया तुम्हारे कारण आज मैं बहुत आराम मिला है। मेरे लिए तुमने बहुत कष्ट उठाया है, अब मुझे आराम आ गया है, अब आप जाइए। ठीक है निशिकांत। चंद्रकांत उठा और निशिकांत आराम करने के लिए हिदायत देकर कक्ष से बाहर निकल गया। शयन कक्ष में लेटा निशिकांत उसकी ओर कुटिलता से मुस्कुरा उठा। उधर राज्य सीमा में युद्ध भूमि में एकत्रित हो चुके थे। सूर्यकांत ने सेनापति से पूछा, सेनापति जी क्या युद्ध भूमि राज्य के सभी योद्धा आ गए हैं? जी महाराज। लेकिन क्या सेनापति? महाराज न जाने युवराज चंद्रकांत अभी युद्ध भूमि में नहीं पहुंचे। क्या युवराज चंद्रकांत यहाँ नहीं पहुंचा? जी महाराज। यह सुनकर सूर्यकांत चिंता में पड़ा। तभी घोड़े पर चंद्रकांत वहाँ आ पहुंचा। युवराज अब आए हो, क्या हो गया तुम्हें? समय का तनिक भी ख्याल नहीं? क्षमा करें पिताजी महाराज, मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ा ही विलम्ब हो गई। युवराज हमें तुम्हारी इस त्रुटि की आशा नहीं थी, जाकर अपना स्थान ग्रहण करो। जो क्या पिताजी महाराज। घोड़े से उतरकर चंद्रकांत एक और चल दिया और निशिकांत की दुर्द छाती आपस में फुसफुसा उठे। यही उचित समय है जब हम आगे बढ़कर राजकुमार निशिकांत को समझाई बातों को महाराज सूर्यकांत से कहना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। तब उनमें से आगे बढ़कर सूर्यकांत से कहा, महाराज चंद्रकांत युद्ध भूमि में दोपहर बीत जाने के बाद आए हैं, इसलिए दंड के रूप में से खोलते तेल की कढ़ाई में डालना आदेश दो। सैनिक क्या बक रहे हो? सूर्यकांत साधारण आदमी नहीं, अपूत युवराज है। दूसरे सैनिक ने आगे बढ़कर कहा, महाराज युवराज हो तो कोई साधारण आदमी हो, इस सब के लिए आदेश एक होना चाहिए। आप भेदभाव कर रही हैं। महाराज आप पुत्र मोह में युवराज की रक्षा करना चाहते हैं। अब हम आप जैसे आदरणीय राजा के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे महाराज। सैनिकों की बात सुनकर सूर्यकांत हक्का बक्का रह गया। सैनिकों में विद्रोह की चिंगारी उत्पन्न हो गई है, इनके युद्ध को किस प्रकार दबा जाए? सूर्यकांत सोच में पड़ गया। चंद्रकांत ने उससे कहा, पिताजी महाराज किस सोच में पड़ गए? ये सैनिक ठीक कह रहे हैं, मैं देर से आने का दोषी हूँ। आप मेरे लिए गर्म कढ़ाई का प्रबंध कराइए, मैं उसमें कूदूंगा। सूर्यकांत चौंक कर चंद्रकांत को देखा। तुम तेल गर्म के कढ़ाई में कूदेंगे युवराज? जी पिताजी महाराज। धर्म भी यही कहता है, नीति भी यही कहती है, इसलिए एक समान राज सजा होनी चाहिए। युवराज मुझे तुम पर गर्व है, तुमने ऐसा कहकर मेरा मान बढ़ाया है। सूर्यकांत उसी समय सेनापति मेहर सिंह को आदेश दिया, प्रधानमंत्री तेल का कड़ा गर्म किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तुरंत युद्ध की भूमि में अग्नि का तेल का विशाल कड़ाहा रखा गया। सूर्यकांत बेबस सा एक तरफ खड़ा देख रहा था। कड़ाहा तेल खोलने लगा। चंद्रकांत ने आंखें मूंद कर काली माँ को याद किया, हे काली माँ, मुझे मरने का कोई भय नहीं, यदि इस प्रकार मैं मरने का अनुचित समझती है तो मेरी रक्षा करे। तत्पश्चात ओह मेरे भगवान, कितना त्रासदायक दृश्य है। अब उसकी आंखें के सामने अपने पुत्र को खोलते तेल में कूदते देख रहा हूँ। घबरा कर सूर्यकांत ने आंखें बंद कर ली। काली माँ के प्रताप से खोलते तेल में कढ़ाई में कूदने पर चंद्रकांत को कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। युवराज तो खोलते तेल में भी खड़े हैं, जैसे शीतल जल में खड़े हों। ये सब बातें सुनकर सूर्यकांत तत्काल आंखें खोली। अरे युवराज तो खोलते तेल की कढ़ाई में सुकुशल खड़ा है। प्रधानमंत्री मेहर सिंह ने आगे बढ़कर चंद्रकांत से कहा, युवराज तुम्हारी सजा पूरी हुई, अब तुम कढ़ाई से बाहर आ जाओ। चंद्रकांत के साथी यह देख कर हक्के बक्के थे। युवराज चंद्रकांत जीवित कैसे बच गया? जरूर इसमें युवराज की कोई चाल है। उनमें से एक ने आगे बढ़कर सूर्यकांत से कहा, महाराज यह धोखा है, आपने युवराज चंद्रकांत की जान बचाने के लिए किसी तंत्र मंत्र की सहायता ली है, जिससे प्रभाव तेल गर्म नहीं हुआ।
तुम्हारी शंका को हम अभी समाधान कर देते हैं। सूर्यकांत आदेश पर खोलते तेल में एक नारियल डाला गया। तेल में नारियल गिरते ही तड़ाक। सूर्यकांत ने शिकायत करने वाले सैनिकों से कहा, देखा तुमने, गर्म तेल में गिरते ही नारियल चटक कर 2 टुकड़े हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि कढ़ाई में गर्म तेल है। सुनकर शिकायत करने वाले सैनिक मुंह लटक गया। उधर महल में निशाकांत सैया पर लेटा हुआ सोच रहा था, अब तक तो गर्म तेल की कढ़ाई में गिरकर जल भुनक कर राख हो गया होगा। उधर युद्ध भूमि में चंद्रकांत से पूछ रहा था सूर्यकांत, युवराज, खोलते तेल की कढ़ाई में तुम सुकुशल जीवित कैसे बचाए? पिताजी महाराज, यह सब काली माँ का प्रताप है। अभी सूर्यकांत चंद्रकांत से इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था, ओह, सामने धूल उड़ती दिखाई दे रही है। लगता है हरि सिंह अपनी सेना के साथ आ पहुंचा। घबराने की क्या बात है पिताजी, हम उसके 2-2 हाथ करने के लिए उतावले हो रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, युद्ध में विजय हमारी होगी। काश ऐसा ही हो पाता। सचमुच हरि सिंह अपनी विशाल सेना के साथ वहां आ पहुंचा था। वो लगता है सूर्यकांत, हमारे आने की सूचना पहले ही मिल गई, तभी तो अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ पहुंचा है। कुछ देर बाद हरि सिंह और सूर्यकांत की सेनाएं में युद्ध आमने सामने थी। आक्रमण, आक्रमण। आदेश मिलते ही दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। भयानक मारकाट होने लगी। दोनों ओर के सैनिक आहत होकर भूमि पर गिरने लगे। तभी चंद्रकांत अपना रथ हरि सिंह के सामने ले आया। राजा हरि सिंह, मुझसे युद्ध करो। चंद्रकांत अपने सामने देखकर हरि सिंह मुस्कुराया, युवराज, अभी तुम बालक हो, फिर भी तुम्हारी वीरता देखकर मुझे अपार आश्चर्य हो रहा है। कौन नहीं जानता कि मैंने बड़े बड़े महारथियों को हराया है। तुम्हारी तो बिसात ही क्या है। राजा हरि सिंह, बहुत गर्व है तुम्हें अपने ऊपर। हा, क्यों ना हो। अरे नादान, मुझे दुर्गा माँ का वरदान मिला है, अतः मुझे कोई नहीं मार सकता, इसलिए मैं युद्ध में हरा दूंगा और बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, अब तुम स्वयं ही मुझे हार मान लो। अभिमानी हरि सिंह, जब तुम विजय हो, दुर्गा माँ का दिया वरदान तुम्हारे साथ दिया करता था, लेकिन आज वरदान तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि आज तुम्हारी पराजय निश्चित है। यदि ऐसी बात है तो हठीले युवराज, मैं भी देखूं तुम कितना दम है। और यह सुनते ही एक छलांग में चंद्रकांत हरि सिंह के रथ पर जा पहुंचा और अगले ही पल दोनों में युद्ध आपस में छिड़ गया। चंद्रकांत ने मौका देखकर हरि सिंह की गर्दन को काली माँ की तलवार से वार किया। हरि सिंह की गर्दन कटकर हवा में उछली और यह देखकर सेना में भगदड़ मच गई। महाराज मर गए, भागो भागो। हरि सिंह की सेना युद्ध भूमि में भागने लगी। उधर आकाश में खड़ी काली माँ दुर्गा माँ से कह रही थी, क्षमा करना बहन, हरि सिंह के लिए तुम्हारे दिए वरदान को असफल करने के लिए मुझे अपना भगत चंद्रकांत को अपनी तलवार देनी पड़ी। काली बहन, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। मैं हरि सिंह को जीवन दान दिया था। उसकी आड़ में वह निरपराध लोगों से सताता रहा। वह कुकर्म के रास्ते पर चल निकला, अतः उसका अंत होना ही था। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई दुर्गा बहन। उधर हरि सिंह की मृत्यु का समाचार जब सूर्यकांत को मिला तो दौड़ा दौड़ा चंद्रकांत के पास आया। युवराज, दुर्गा माँ के वरदान से प्राप्त हरि सिंह को तुमने मार गिराया। उसका सिर काटकर आकाश में उड़ा गया। वह कटकर पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरा? पिताजी महाराज, यह काली माँ के प्रताप से हुआ है। युवराज, शत्रु सेना युद्ध भूमि से भाग चुकी है। युद्ध में आज की विजय श्री का सेना तुम्हारे सिर बनता है। शत्रु पर विजय पाने की खुशी में भीष्मपुर राजमहल में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। उसी उत्सव में सूर्यकांत के प्रधानमंत्री बातों बातों में कहा, प्रधानमंत्री जी, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब सारा राजपाट युवराज चंद्रकांत को सौंप दें। महाराज, युवराज चंद्रकांत हर प्रकार से राजा बनने योग्य है। आपने सही निर्णय लिया है। तब ठीक है प्रधानमंत्री, आज ही 6 माह पश्चात पूर्णमासी के दिन हम युवराज चंद्रकांत को भीमकपुर का राजा घोषित कर देंगे। निशिकांत का भेदिया चुपकर उन दोनों की बातें वार्तालाप सुन रहा था। मुझे यह सूचना तुरंत राजकुमार निशिकांत को सुनानी चाहिए। वह दौड़ा दौड़ा निशिकांत के पास गया, सारी बात बताई।
सारी बात जानकर ओह, तो पिताजी महाराज चंद्रकांत को भीमकपुर का राजा बनाने वाले हैं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। अगले दिन वह राजा प्रसिद्ध तांत्रिक झालावत के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। तत्पश्चात तांत्रिक झालावत, मैं चाहता हूं कि महाराज सूर्यकांत को कोई ऐसी बीमारी जकड़ ले जो धीरे धीरे उसे मौत के मुंह में ले जाए। राजकुमार, मैं तुम्हें अभिमंत्रित दी हुई मारक बभूति देता हूँ। जब महाराज रात्रि में सो रहे हों तुम मारक बभूति उसके ऊपर छिड़क देना। बभूति छिड़कते ही बीमारी महाराज के शरीर में प्रवेश कर लेगी और बीमारी धीरे धीरे महाराज के शरीर को कमजोर कर देगी। 5-6 महीने में महाराज मर जाएंगे। तांत्रिक झालावत ने अभिमंत्रित हुई मारक बभूति निशिकांत को दी। तब निशिकांत ने उससे कहा, तांत्रिक झालावत, हमें भीमकपुर के राजा बन जाने दो, फिर हम तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। ओह, यह तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तब उसी रात सूर्यकांत अपने कक्ष में गहरी नींद सोया हुआ था। अच्छा मौका, पिताजी महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं और सोते हुए सूर्यकांत ने अभिमंत्रित की मारक बभूति छिड़क दी। सुबह होने पर सूर्यकांत की आंखें खुली। न जाने क्यों मेरी अति दुर्लभता महसूस कर रहा हूँ। जैसे ही शयन कक्ष से पाँव नीचे रखा, चक्र आ गई। अरे महाराज कहकर चक्रा कर भूमि पर गिर पड़े। अरे महाराज भूमि पर गिर पड़े हैं। दास ने दौड़कर सूर्यकांत को भूमि से उठाया और शयन कक्ष पर लिटाया। सूर्यकांत का अर्थव्यवस्था के बारे में जानकर चंद्रकांत दौड़ा हुआ उसके पास आया। पिताजी महाराज, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, जरा चक्कर सा आ गया था। तभी निशिकांत भी वहाँ आया। पिताजी महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा कमजोरी का अनुभव कर रहा हूँ। रात वैद्य ने आकर सूर्यकांत को शक्तिवर्धक औषधि पीने को दी। तत्पश्चात, महाराज मेरी राय है कि आप शयन कक्ष पर ही लेटे रहें, पूर्णतः आराम कीजिए। ठीक है राजवैद्य जी। उस दिन क्या सूर्यकांत आराम करते रहे। 3 माह हो गई। राजवैद्य का भी उसकी बीमारी का कोई पता न पाया। सूर्यकांत दिन पर दिन कमजोर होता चला गया। एक दिन महाराज, इस आदमी को संदेह होने पर गुप्तचरों ने पकड़ा है। इसके पास से संदेह पत्र मिला है, हमें वह पत्र दिखाओ। सैनिक ने सूर्यकांत को पत्र दिया। सूर्यकांत ने पत्र पढ़ने लगा। मित्र, पिताजी महाराज का रोग शयन पक्ष पर पड़े है। न जाने क्यों उनका दम कहाँ अटका हुआ है। मैं उसके मरने का एक एक पल बेबसरी से इंतजार कर रहा हूँ। वो अब सब्र नहीं होता। भीमकपुर राज सिंहासन पर बैठने की मेरी लालसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मित्र। पत्र। सूर्यकांत ने भुट्टी चढ़ी और पत्रवाहक से पूछा, यह किसका पत्र है और तुम किसके पास ले जा रहे थे? क्षमा करें महाराज, यह पत्र लिखने वाले का नाम नहीं बताऊंगा। आप स्वयं पत्र की लिखावट देखकर पत्र लिखने वाले को पहचान सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य बता सकता हूँ कि यह पत्र लिखने वाले एक मित्र के पास ले कर जा रहा था। राह में गुप्तचरों की निगाह मुझ पर पड़ गई। अब सूर्यकांत ने ध्यान से पत्र की लिखावट को गौर किया। बुरी तरह चौंका। ये लिखावट तो 100% युवराज चंद्रकांत की ही है। तो क्या राज सिंहासन की खातिर हमारे जल्दी मरने की कामना कर रहा है? क्रोध से उसका मुंह लाल हो गया। हम तो चंद्रकांत को हीरा समझते थे, वह तो पत्थर निकला। उसे क्या अवश्य हम उसे अवश्य सजा देंगे। सूर्यकांत ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, इस आदमी को छोड़ दो और युवराज चंद्रकांत को इसी समय बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। और चंद्रकांत को कारागार में डाल दिया गया। पता नहीं पिताजी महाराज ने मुझे किस अपराध की कारागार में डलवा दिया। और उधर निशिकांत बहुत प्रसन्न था। मेरी योजना सफल होती जा रही है। धीरे धीरे पिताजी महाराज मौत के मुंह में जा रहे हैं और चंद्रकांत के नाम झूठा पत्र लिखवा कर मैंने कारागार में डलवा दिया। अब इससे तनिक भी संदेह नहीं रहा कि पिताजी महाराज की मौत के बाद भीमकपुर का राजा बनूंगा। इधर अपने ठीक न होते देख सूर्यकांत एक दिन प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, लगता है अब मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों न चंद्रकांत को राज सिंहासन सौंप मैं कहीं एकांत में अपने बाकी जीवन पूरे करूं। महाराज, युवराज चंद्रकांत विद्रोही है। वे मन ही मन आपको मारने की कामना कर रहे हैं।
इसलिए किसी भी हालत में सिंहासन नहीं सौंपना चाहिए। तो फिर भीमकपुर की राजगद्दी किसे सौंपे प्रधानमंत्री जी? राजकुमार निशिकांत को। महाराज, अब वही राज सिंहासन का उचित दावेदार है। शायद तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री। और कि उसके दूसरे दिन ही सूर्यकांत ने निशिकांत को भीमकपुर का राजपाट सौंप दिया। मेरे प्रिय परिजनों, मैं बीमार रहने लगा हूँ, भरोसा नहीं कि कब सुरक्षित आ जाऊँ, इसलिए मैंने राजकुमार निशिकांत को भीमकपुर का राजा बनाया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी काज चलाने में निशिकांत का सहयोग देंगे। सूर्यकांत की घोषणा से दरबार में उपस्थित लोग प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। महाराज ने यह क्या सुझाव? विलासी व क्रूर निशिकांत को राजपाट सौंप दिया। युवराज चंद्रकांत राजा बनने के स्वतः योग्य थे। अब भीमकपुर के भविष्य को भगवान ही मालिक है। राजा बनते निशिकांत तांत्रिक अलावत को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यह जानकारी सूर्यकांत को मिली। बेटे, तुमने पुराने और अनुभवी प्रधानमंत्री को हटाकर नया प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया है? यह ठीक नहीं है। पिताजी, महाराज माना कि प्रधानमंत्री अनुभवी थे, पर पुरानों में स्थान पर नए और युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। मैंने यही सोचा नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया। पिताजी महाराज, मैं पूर्व प्रधानमंत्री की कोई अवहेलना नहीं करूंगा। समय समय पर राज्य के हित में उनसे सलाह मशवरा करता रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझा वैसा करो। समय का चक्कर घुमा। धीरे धीरे 1 माह बीत गया। एक दिन सूर्यकांत की मृत्यु हो गई। ओ पिताजी महाराज, हमें छोड़कर क्यों चले गए? सूर्यकांत के सिर पर निशिकांत मगरमच्छी आंसू बहाने लगा। पूर्व राजकीय सम्मान के साथ सूर्यकांत का अंतिम संस्कार किया। सूर्यकांत की मृत्यु के एक दिन पश्चात प्रधानमंत्री झालावत, पिताजी महाराज का कांटा तो निकल गया। अब मैं चंद्रकांत को विराज से हटाना चाहता हूँ। युवराज चंद्रकांत भीमकपुर के लोगों को बहुत प्रिय है। उसकी असमाप्त मौत लोगों को शक में डाल देगी। ऐसा होने पर लोग मन ही मन आपके प्रति संदेह के बीच अंकुरित हो उठेंगे। अतः मैं आपको 2 अंगूठियां देता हूँ, जिसे पहनकर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इनमें से एक अंगूठी का नग लाल है और दूसरी का नग पीला। पीले नग वाली अंगूठी तुम्हारे लिए होगी और उंगली में पहनने के बाद तुम भाग्य चक्कर चमकेगा। लोग तुम्हारे नाम की गुणगान करने नहीं थकेंगे। दूसरी अंगूठी जिसका नग लाल होगा, वह अंगूठी युवराज चंद्रकांत के लिए होगी। उसे पहनने के बाद युवराज चंद्रकांत को कोढ़ हो जाएगा। उसके शरीर मांस गलकर पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाएगा, जिससे शीघ्र ही चंद्रकांत की मृत्यु हो जाएगी। ओह, तब तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। चंद्रकांत को मैंने मरवाया है। एक बात ध्यान रखिएगा राजन, अमावस्या की रात को ही दोनों नगों की अंगूठी का प्रयोग में लाना है। उसी दिन तुम्हें अंगूठी पहननी है। उसी दिन चंद्रकांत के पास अंगूठी भिजवानी है। वह किस लिए प्रधानमंत्री जी? क्योंकि अमावस्या के दिन अंगूठियों के नग अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रधानमंत्री झलावत ने निशिकांत को लाल और पीले रंग की 2 अंगूठी दे दी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। अमावस्या के दिन चंद्रकांत दुखी हृदय से काली माँ को याद किया। माँ, ऐसे मैंने कौन सा पाप किए हैं जो तुम्हारे होते हुए भी यह विपदान पड़ी? मेरी रक्षा करो माँ, पापियों को दंड दो माँ, ये मुझे इस कारागार से मुक्ति दिलाओ माँ। चंद्रावत की पुकार सुनकर काली माँ ने सोचा, भगत चंद्रकांत तुम्हारी पुकार रहा है, मुझे वहाँ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। और तुरंत निशिकांत के कक्ष में पहुंची। अमावस्या की रात आ गई है। मुझे लाल रंग वाली अंगूठी चंद्रकांत के लिए और कारागार में भिजवा देनी चाहिए। उधर माँ सोच रही थी, मुझे भी निशिकांत की दृष्टि भ्रम पैदा करना होगा, जिसमें लाल रंग की अंगूठी के स्थान पर वह पीले रंग की अंगूठी भिजवा दे। और अगले क्षण और निशिकांत पीले रंग की अंगूठी उठाई और उसे सैनिक को देते हुए बोला, सैनिक कारागार में ले जाकर यही युवराज चंद्रकांत को दे आओ। जो राजन। अंगूठी ले सैनिक कारागार की ओर चल दिया। यह देख, अब मुझे चंद्रकांत के पास चलना चाहिए। काली माँ तुरंत अंतर्ध्यान हो गई।
और जब सैनिक पीले रंग की अंगूठी चंद्रकांत को दे ला कर दी, यह निशिकांत ने मेरे लिए अंगूठी क्यों भिजवाई है, इसे पहनूं या नहीं। चंद्रकांत अभी सोच ही रहा था, काली माँ उसे दर्शन दिए। चंद्रकांत, यह अंगूठी शुभ है, इसे अपने उंगली में पहन लो। माँ, काली माँ, निशिकांत ने मुझे अंगूठी मेरे पास क्यों भेजी? तुम्हें कोड़ी बनाकर मार डालने के लिए क्या? हाँ चंद्रकांत, मैं सच कह रही हूँ, इसलिए कोड़ी तुम नहीं बल्कि निशिकांत होगा। उधर प्रसन्नता में डूबा निशिकांत लाल रंग की अंगूठी उठाई। चंद्रकांत की उंगली पहनकर अब कोड़ी हो चुका होगा, अब मुझे यह पीले रंग की अंगूठी पहन लेनी चाहिए। और सोते उसने अंगूठी पहन ली और अगले ही पल, ओह यह क्या, अंगूठी पहनते मेरे शरीर में कोड़ का घाव कैसे हो गए? सिर दी उसका मांस गल कर नीचे गिरने लगा। उधर काली माँ चंद्रकांत से कह रही थी, चंद्रकांत निशिकांत के साथ देने वाला तांत्रिक झालावत तांत्रिक है, उसी ने निशिकांत को 2 तिलस्मी अंगूठी दी थी, जिसमें एक तुम्हारे पास है, दूसरी निशिकांत के पास है। चंद्रकांत लाल रंग की अंगूठी पहनकर निशिकांत अपने पापों का फल पा चुका है, अब जलावत के लिए किए का फल मिलना चाहिए। काली माँ ने उसी समय खड़ग को आदेश दिया, जाकर तांत्रिक जलावत को मोट के घाट उतार कर वापस आ। अगले ही पल तांत्रिक जलावत अपने महल में तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तभी खड़ग उसकी गर्दन पर वार किया। जलावत की गर्दन कटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब वह खून से सनी खड़ग वापस काली माँ के पास लौट आई। जाओ चंद्रकांत, चल कर निशिकांत को देखो। काली माँ के प्रभाव से कारागार का दरवाजा स्वयं खुल गया और पैरी नींद सो गई। आओ सूर्यकांत। दोनों निशिकांत के कक्ष में पहुंचे। उनके शरीर से मांस गल कर पृथ्वी पर गिर रहा था। पीड़ा से वह चिल्ला रहा था, ओह यह कैसा भीषण दृश्य है। तभी पीड़ा से कराते निशिकांत की दृष्टि चंद्रकांत पर पड़ी। भैया तुम? और निशिकांत दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा। भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे व पिताजी को साथ बहुत अन्याय किया है। मेरे पापों के कारण ही आज यह घोर यातना सहनी पड़ रही है। निशिकांत उठो, मेरे पैरों में गिरकर क्षमा मांगने के स्थान पर काली माँ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, ताकि मरकर तुम आत्मा को शांति मिल सके। यह सुन निशिकांत चंद्रकांत के पैर छोड़कर काली माँ की पाँव में पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी नीच दुष्ट हूँ। निशिकांत काली माँ के चरणों में सिर पटक कर अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। उसके सच्चे दिल से क्षमा मांगते देख, जा निशिकांत, तुझे क्षमा किया। काली माँ की दी क्षमा के कारण निशिकांत मरकर मोक्ष प्राप्त हुआ। वो चंद्रकांत भीमकपुर का राजा बनकर राज करने लगा। समझ दोस्तों।